CTET पेपर 2 और SST के वो 60 नंबर। क्या आपको भी ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है? अरे यार, हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती, ज्योग्राफी के मैप्स तो सिर घुमा देते हैं, और पॉलिटी के आर्टिकल्स वो तो बस सिर के ऊपर से ही निकल जाते हैं, है ना? अगर ऐसा है तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। सच कहूं तो बहुत से लोग इन्हीं सब्जेक्ट्स में उलझे रहते हैं, पर आज हम इस पूरे खेल को बदलने वाले हैं। जी हाँ, आज रट्टा मारने का खेल बिल्कुल खत्म। आज हम क्या करने वाले हैं? हम एनसीईआरटी क्लास 6, 7 और 8 का पूरा निचोड़ समझेंगे। और ये कोई बोरिंग क्लास नहीं होगी, हम एक सफर पर चलेंगे, आदि मानव की गुफाओं से लेकर सीधे भारत की संसद तक। हर एक जरूरी कॉन्सेप्ट को ना हम एकदम जड़ से पकड़ेंगे। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं अपना मिशन SST। तो सबसे पहले चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं सीधा अतीत में, इतिहास की दुनिया में। लेकिन एक बात साफ कर दूं, हम यहां सिर्फ तारीखें और राजाओं के नाम रटने नहीं आए हैं। नहीं, हम एक कहानी बुनेंगे, हमारे पूर्वजों की कहानी, हमारे देश की कहानी। अच्छा, अब इस कहानी को और भी अच्छे से समझने के लिए ना हम इसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन और आखिर में आधुनिक भारत। तो चलिए एक एक करके हर दौर में गोता लगाते हैं और देखते हैं क्या खास था। तो कहानी की शुरुआत होती है लाखों साल पहले के हंटर गैदरर से, मतलब वो लोग जो शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। फिर वक्त आगे बढ़ा और आई सिंधु घाटी सभ्यता। अरे भाई, उनकी सिटी प्लानिंग तो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देती है। इसके बाद आया वैदिक युग, जहां समाज 4 वर्णों में बंट गया। फिर महाजनपद जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य बने। और फिर आया भारत का पहला बड़ा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। यहीं पर सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद हिंसा को हमेशा के लिए छोड़कर धम्म का रास्ता अपना लिया। और हां, याद रखिएगा, धम्म कोई धर्म नहीं था, ये तो बस एक नैतिक जिम्मेदारी थी, सही तरीके से जीने का एक सिद्धांत था। चलिए अब आते हैं मध्यकालीन भारत में। इस दौर में ना बहुत कुछ बदला। नए नए राजवंश आए, धर्म को लेकर बड़े बदलाव हुए और ऐसी ऐसी कमाल की इमारतें बनी कि बस देखते रह जाओ। कन्नौज जैसे एक जरूरी शहर पर कब्जे के लिए तो 3 शक्तियों के बीच जबरदस्त लड़ाई चली। और फिर दिल्ली सल्तनत और मुगलों का दौर आया, जिन्होंने भारत पर एक लंबे समय तक राज किया। इस दौर का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है अकबर की सुलह एक कुल की नीति। इसका सीधा सा मतलब है सबके लिए शांति। ये एक ऐसी सोच थी जो कहती थी कि सभी धर्मों के बीच सहनशीलता और सम्मान होना चाहिए। कमाल की बात है ना? और पता है, ठीक इसी समय कबीर और मीराबाई जैसे संतों का भक्ति आंदोलन भी चल रहा था। सूफी संत भी थे। ये सब लोग पूजा पाठ से ज्यादा सीधे ईश्वर से प्रेम और भक्ति का रास्ता दिखा रहे थे। और अब कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम पहुंचते हैं आधुनिक भारत में। यहां क्या हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे हमारे ही देश की शासक बन बैठी। लेकिन फिर 1857 में हुआ विद्रोह, आजादी की वो पहली बड़ी लड़ाई। इसके बाद सीधे ब्रिटिश सरकार का राज शुरू हो गया। फिर 1885 में कांग्रेस बनी और उसके बाद गांधी जी आए, जिनके नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के दम पर बड़े बड़े आंदोलन हुए। और आखिरकार 1947 में हमें आजादी तो मिली, लेकिन देश के बंटवारे की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद। वाह, इतिहास का ये सफर तो जबरदस्त था। तो चलिए अब अपनी टाइम मशीन से उतरते हैं और एक दूसरी दुनिया में कदम रखते हैं, भूगोल की दुनिया में। आइए अपने घर, अपनी पृथ्वी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, तो हमारी पृथ्वी है ना, वो एक लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर घूमती रहती है। इसे कहते हैं रोटेशन, और इसी की वजह से दिन और रात होते हैं, सिंपल। और दूसरा, वो सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, जैसे कहते हैं रेवोल्यूशन, और इसी से मौसम बदलते हैं। है ना आसान? और हाँ, दुनिया में किसी भी जगह की एकदम पक्की लोकेशन बताने के लिए हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा पृथ्वी के अंदर झांककर देखते हैं। ये अंदर से 3 लेयर्स में बटी है। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मैंटल और एकदम बीच में कोर। और एक मजे की बात बताऊं, पृथ्वी का ये जो कोर है ना, वो सूरज की सतह जितना गर्म है। सोच सकते हैं? अच्छा, अब ऊपर देखते हैं। हमारे ऊपर हवा की कई परतें हैं, यानी वायुमंडल। सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फेयर में ही मौसम की सारी हलचल, जैसे बारिश, तूफान, सब होता है। और उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, जहां हमारी रक्षक ओजोन लेयर है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। अब देखिए, हमारी पृथ्वी हमें बहुत सारे संसाधन देती है।
कुछ ऐसे हैं जो फिर से बन जाते हैं और कुछ ऐसे जो एक बार खत्म हो गए तो बस हो गए। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत पोषणीय विकास। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब अपना विकास ऐसे करो कि आज की जरूरतें भी पूरी हों और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सब कुछ बचा रहे। जैसे भारत आजकल सोलर एनर्जी पर इतना जोर दे रहा है, ये इसी का एक बेहतरीन उदाहरण। तो हमने इतिहास देख लिया, भूगोल समझ लिया। अब जब हमने अपने ग्रह को जान लिया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि हम इंसान इस पर एक समाज बनाकर रहते कैसे हैं। जी हाँ, अब बात होगी नागरिक शास्त्र की, मतलब हमारे समाज और हमारी सरकार की। देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती क्या है? इसकी डाइवर्सिटी, यानी विविधता। और इतने बड़े और विविध देश को चलाने के लिए यहाँ सरकार 3 लेवल पर काम करती है। सबसे नीचे यानी गांव के लेवल पर है पंचायती राज, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया उदाहरण है। फिर आता है राज्य का लेवल, जहां एमएलएज होते हैं। और सबसे ऊपर है राष्ट्रीय लेवल, जहां हमारी संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और सोचिए, इस पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास एक सुप्रीम रूल बुक है, और वो है भारत का संविधान। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, यही वो ताकत है जो हर एक नागरिक को बराबरी, न्याय और सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों की गारंटी देती है। हमारे लोकतंत्र की इमारत ना 3 बहुत मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला है हमारी संसद, जो कानून बनाने का काम करती है। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, जिसका सीधा सा मतलब है कि सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं। और तीसरा और बहुत जरूरी खंभा है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसका काम ये देखना है कि कानून का पालन हो, सबके साथ इंसाफ हो और हमारे अधिकारों की रक्षा हो। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली खजाना, या यूं कहूं कि सीक्रेट सॉस तो अब आएगा, और वो है पेडागोजी। एसएसटी में 20 सवाल सीधे सीधे इसी से आते हैं। और ये सवाल आपका ज्ञान नहीं परखते, ये परखते हैं कि आप एक अच्छे टीचर कैसे बनेंगे। तो चलिए इस कला में भी महारत हासिल करते हैं। अब देखिए, पढ़ाने के ना 2 तरीके होते हैं। एक है रट्टाफिकेशन वाला तरीका, जहां बच्चा बस एक रोबोट की तरह सुनता है और याद करता है। और दूसरा तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग का, जहां बच्चा सवाल पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। वो डिस्कशन करता है, एक्टिव रहता है। और आपको सीटेट में क्या करना है? हमेशा हमेशा दूसरे तरीके को ही सही जवाब चुनना है। तो पेडागोजी के सवालों को सॉल्व करने का एक गोल्डन रूल, एक मूल मंत्र गांठ बांध लीजिए। जिस भी ऑप्शन में आपको बच्चा एक्टिव दिखे, सवाल पूछता हुआ दिखे या किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेता हुआ दिखे, बस आंख बंद करके उसे टिक कर दीजिए। 99% मामलों में वही आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा क्लास 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी का एक जबरदस्त सफर। क्या कमाल का टूर था, है ना? चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या समेटा है। हमने देखा कि इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं, बल्कि बदलाव की एक कहानी है। हमने समझा कि भूगोल हमें ये बताता है कि हम अपने इस ग्रह से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। नागरिक शास्त्र ने हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब सिखाया। और सबसे जरूरी, पेडागोजी ने हमें वो कला सिखाई कि सारे ज्ञान को बच्चों तक सबसे अच्छे तरीके से पहुंचाना कैसे है। तो अब जाते जाते बस एक आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमारे अतीत की, हमारे ग्रह की ये जो सारी कहानियां हैं, ये आने वाले कल के नागरिकों को, हमारे बच्चों को एक बेहतर इंसान कैसे बना सकती हैं। याद रखिएगा, ये सब कुछ सिर्फ एक एग्जाम पास करने के बारे में नहीं है, ये भविष्य की एक पूरी पीढ़ी को संवारने के बारे में है। तो सोचते रहिए, पढ़ते रहिए और सबसे जरूरी, सिखाते रहिए। जय हिंद।